मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने जनूबी कोलकाता की भवानीपुर असेंबली नशिस्त पर होने वाले ज़मीनी इंतखाब में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपने हरीफ और बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी। इस फतह के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो भवानीपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करती हैं। उन्हें 1,15,000 वोट मिले। ममता बनर्जी ने कहा कि इन्हें भवानीपुर के किसी वार्ड में शिकस्त नहीं मिली है। আমি প্রথমেই ভবানীপুরের সকল মা ভাই বোনেদের, আমার সকল সহকর্মীদের এবং সারা বাংলার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ যারা এই রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন এবং সালাম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন ভবানীপুরে ভোটার খুব কম এবং এখানে 1,15,000 মতো ভোট পোল রয়েছিল टोटल। हमारा देश का जितना जनता है, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, सुख मिला। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और देखते हैं आसमान का रूप। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में एलओसी के करीब से बड़ी मकदार में हेरोइन बरामद हुई है। 20 से 25 करोड़ रुपए की मंशियात मिली है। जब्त मंशियात पुलिस के हवाले कर दी गई है। वाज़ेह हो कि कल 24 फौजियों ने मुश्तबा हरकत की निशानदेही की थी। Party was sent along the suspicious movement route, and it was found that some contraband, which is most likely drugs, has been dumped, has been in fact dropped, and the carriers, the drug peddlers, those trying to smuggle drugs into our side of the LC, they have upon observing the movement of the troops run away from there and dropped their contraband at the spot. This has been recovered by the troops of the Indian Army, and the same has been further handed over to us, and legal proceedings in the matter have been initiated. Upon a basic weighing, including all the seized material, this has come to around 25 to 30 kgs of contraband that has been recovered from the site. Other than this, there are other seizures that have been found at the spot. These includes one cap. There are a couple of backpacks. There are a couple of gunny bags. These have markings of made in Pakistan, and other Pakistani markings are there on these bags. The huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation, is coming to around 20 to 25 crores, and it's a huge catch in that sense. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लक्षद्वीप के मुसलमानों के हुब्बुल वतनी पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है, बल्कि शक करने की किसी को जुर्रत भी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम आबादी के पैट्रियटिज्म को टेस्ट करने की जरूरत इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है, मैं विश्वास के साथ, क्योंकि इसके पहले भी लक्षद्वीप मेरा आना हुआ है। होम मिनिस्टर रहते हुए इंटेलिजेंस भी हमारे पास था, आईबी भी हमारे पास थी। उससे भी जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई, कोई यह नहीं कह सकता कि लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के पैट्रियटिज्म पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके। यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों का एहतजाज जारी है। किसान हफ्ते की सुबह से ही एसडीएम ऑफिस के बाहर डेरे डाले हुए हैं। किसानों ने कहा कि सब डिवीजन ऑफिस का घेराव उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनके मांग के मुताबिक आपाशी का पानी नहीं मिल जाता। रियासती हुकूमत ने किसान तंजीमों के रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए जयपुर बुलाया है, लेकिन उन्होंने जयपुर जाकर बात करने से इनकार कर दिया है। एसडीएम कार्यालय के आगे आज हजारों की तादाद में किसान बैठा हुआ है। पूरी रात से सारा किसान बैठा हुआ है। प्रशासन पूरी तरह अंदर बंधक है और हमारी सरकार से मांग है कि सरकार टकराने की बजाय किसान की समस्या का समाधान करने का प्रयास करे।
डैम के अंदर पर्याप्त पानी है। हमारी मांग है कि उस पर्याप्त पानी में जो हमारा 58% हिस्सा है, जिसमें हमारी सरसों बिजान से लगाकर पकाव तक पर्याप्त पानी है, सरकार को वो पानी देना चाहिए। और फिर भी अगर सरकार टकराव की स्थिति लाती है तो उसके अंदर जिम्मेवारी सरकार और सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की होगी। हमारे प्रथम चरण का पूरा किसान एसडीएम को चारों तरफ से घेर के बैठा हुआ है, अंदर अधिकारी बंद है और ये गेट तभी खुलेंगे जब नहरों के अंदर पानी खुलेगा। राजस्थान की सरकार समय रहते चेत जाए। पिछले 7 महीनों से रेगुलेशन जारी नहीं किया, अब जो रेगुलेशन जारी किया है वो 4 में से 1 ग्रुप रेगुलेशन जारी किया है। उस रेगुलेशन को तुरंत प्रभाव से तोड़ा जाए, 4 में से 2 ग्रुप पानी बनाया जाए। जो अजमेर जल समझौता 58% पानी हमारा लागू हुआ था, उसको लागू किया जाए। ये किसान इसी बात के लिए डटा हुआ है। ये तब तक नहीं हटेगा जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती। मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 4 दिनों से मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। मुल्क की तेल कंपनियों ने आज फी लीटर पेट्रोल पर 25 पैसे जबकि डीजल पर 30 पैसों के इजाफे का ऐलान किया है। कीमतों में इजाफे के बाद दारुल-हुकूमत दिल्ली में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 39 पैसे जबकि फ़ी लीटर डीजल की कीमत 90 रुपये 77 पैसे हो गई है। मुल्क के तिजारती दारुल-हुकूमत मुंबई में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 43 पैसे जबकि डीजल की कीमत 98 रुपये 48 पैसे हो गई है। इसी तरह हैदराबाद में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 51 पैसे जबकि फ़ी लीटर डीजल की कीमत 99 रुपये 4 पैसे हो गई है। ये आज सस्ता होना चाहिए, ये बहुत महंगा हो रहा है। आम आदमी की जेब पे बहुत फर्क पड़ रहा है। इस पे रोड पे गाड़ी चलाना बहुत कठिन लग रहा है। इसको चलाने में कितना फर्क आ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। पिछले 6 महीने से तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चलाना छोड़ दें, साइकिल चलाएं। हाँ, ये लॉकडाउन के बाद से कीमत बढ़ाई है। अगर इतनी कीमत दिन पे दिन बढ़ती रही तो जनता कैसे मतलब अपना एडजस्ट कर पाएगी। बड़े लोगों को तो इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, पर ये सवाल गरीबों के लिए उठता है कि पेट्रोल में, गैस में, इसमें कीमत को घटाना चाहिए। भाई यही कहना चाहूँगा कि इसको मैं साइकिल बनाना चाह रहा था सर, लेकिन आज मैकेनिक के पास टाइम नहीं था तो मैं आज पेट्रोल डला के चलाता हूँ इसको। मेरे पास एक गाड़ी और खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल वो बनने दी है, उसमें पेडल लग रहे हैं। अच्छे दिन आ गए साहब, और क्या बोलेगा। मुल्क की कई रियासतों समेत उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होने वाले हैं और इस दौरान पसमानदा मुसलमानों में बेचैनी शुरू हो गई है। पसमानदा मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मुतालबा है कि उनकी आबादी के तनासब से उन्हें नुमाइंदगी दी जाए। इस सिलसिले में दिल्ली में वहाँ मुस्लिम तंजीमों और अतिया दहिंदगान का एक नुमाइंदा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमतों को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो पसमानदा लोगों को उनका हक देने के लिए काम नहीं कर रही है। प्रोग्राम के दौरान करारदाद मंजूर की गई कि तमाम पार्टियों के साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह को एक ख़त लिखा जाए और पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी की मांग की जाए। आज के इस सम्मेलन से केवल ये मांग करते हैं उन तमाम राजनीतिक दलों से भी और तमाम मिली तंजीमों से भी कि आबादी के तनासुब से, आबादी के अनुपात में आप उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें, उनको हर वो मौका दें जिस मौके से वो पॉलिटिकल मजबूत हों तो अपने समाज को भी वो मजबूत कर सकें। हमारे साथ हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर अनीस अंसारी साहब। अंसारी साहब, क्या वाकई इस आज़ाद भारत में पसमानदा मुसलमानों को हाशिए पर ढकेला गया और किस तरीके से उन्हें बाहर रखा गया? हिंदुस्तान में अगर हिंदू, मुसलमान और सिखों की सारी आबादी को ध्यान रखें तो उत्तर प्रदेश में भी और पूरे हिंदुस्तान में हर 100 में से 56 लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के, पिछड़े तबके के। इसमें 42% गैर मुस्लिम है और 14%, 1/4 मुसलमान ओबीसीज है। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी में 70% पसमानदा तबकात है। 34 बिरादरियाँ मंडल कमीशन ने रिकॉग्नाइज की, लेकिन उनकी हर एरिया में हिस्सेदारी कम है। पॉलिटिक्स में कम है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, तालीम गाहों में कम है, इनकम के जो ज़राए उनमें कम है, और समाज में जो उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए मानदान और इज़्ज़त का, उसमें भी कमी है। तो उन्हें ज़बरदस्ती ढकेला गया, ये तो कहना हमारे लिए मुश्किल है। मैं समझता हूँ किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए आगे बढ़ने के लिए ख़ुद कोशिश करना चाहिए। ढकेलने में समाज की जो संस्थाएं हैं वो ज़रूर कुछ किरदार अदा करती हैं, और चूँकि हमारे मुल्क में ज़मींदारी थी
फ्यूडल सिस्टम था, तो उसमें जो हिंदू हो या मुसलमान सभी पिछड़े तबकों के साथ, यहाँ तक कि औरतें, अपर कास्ट की औरतें, उनके साथ भी तफरीक होती थी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखें आप लोग, प्रधानमंत्री मोदी को ख़त लिखा जा रहा है, अमित शाह को ख़त लिखा जा रहा है, साथ ही साथ जो तमाम दूसरी कौमी पार्टियां हैं उनको ख़त लिख रहे हैं, तो क्या वाकई वो आप लोग को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं? उनसे आप लोग क्या चाहते हैं? कोई हिस्सेदारी देता नहीं है, ये गलतफहमी हटना चाहिए। कोई शख्स पावर में अगर है, मसलन यूपी की जो स्टडीज़ हैं उससे ज़ाहिर होता है कि हर एक पसमानदा के मुकाबले में कम से कम 3 गैर पसमानदा अफराद ओहदों पर हैं। तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ी कहेंगे कि हम 3 की जगह 2 हुए जाते हैं, आप एक ले जाइए। हम एक हैं, जो पसमानदा कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोशिश करनी होगी कि तालीम हासिल करें, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ें और पैसा कमाएं। ये तीनों जो पिलर्स हैं ताकत के, इक़्तिदार के, उसमें जब खुद मेहनत करेंगे, उनकी तंजीमें मेहनत करेंगे, तब उनको जगह मिलेगी। ये चलती ट्रेन है, जो धक्का मार के घुस जाए उसको जगह मिलेगी, बैठे रहिएगा इंतज़ार में तो कोई जगह नहीं देगा। लेकिन अगर एक जो आप लोग का जो जिसमें तजावीज़ पास हुई हैं उसमें ये भी कहा गया है कि जो हमारे मुस्लिम तंजीमें हैं उनके अंदर भी पसमानदा मुसलमान नहीं है, उनको भी कहा जा रहा है कि आप हमें जो है कम से कम हमें हमारी नुमाइंदगी दीजिए। ये सही कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है कि अशराफिया तंजीमों में गैर अशराफिया तबक़ात की नुमाइंदगी बहुत कम है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने आप को नुमाइंदा तंजीम कहता है मुसलमानों की, लेकिन तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 लोगों को छोड़कर पसमानदा बिरादरी के कोई भी अच्छे मुसलमान को उसमें रखा गया हो। तो कोशिश करना चाहिए, पसमानदा कम्युनिटीज़ को इसका मुतालबा भी करना चाहिए। और अगर उन तंजीमों में कोई जगह नहीं देता, देखिए किसी से हम कहें अपने घर में खाना खिलाने बुलाइए, हमें मदो करिए, तो नाजायज़ या गैर वाजिब बात। उनकी तंजीमों में हम क्यों जगह चाहते हैं? हम अपनी तंजीमें खड़ी करें पसमानदा बिरादरी की। अगर पर्सनल बोर्ड जगह नहीं देता है पसमानदा बिरादरियों को, तो आप पसमानदा पर्सनल बोर्ड क्रिएट कर दीजिए। जैसे महिलाओं का एक पर्सनल बोर्ड करो, जैसे शिया कम्युनिटी, आप अपनी तंजीमें खुद खड़ी करिए, उसमें आपको नुमाइंदगी मिलेगी पूरी। मगर एक एहतियात करना चाहिए, देखिए खाली कास्ट की बुनियाद पर अगर लड़ाई लड़ी जाएगी कि हम पसमानदा हैं इसलिए हमें हक़ मिलना चाहिए, और जो गैर पसमानदा है उनको हक़ नहीं मिलना चाहिए, तो वो मुझे लगता है वही चीज़ होगी जो कास्ट सिस्टम में इनहेरेंट है। लेकिन अभी जो नया सवाल आया है कास्ट बेसिस सेंसस को लेकर के, क्या वो सवाल वाकई इसको ठीक कर सकता है? उससे बहुत फ़ायदा होगा। कास्ट सिस्टम से ये पता चलेगा, अव्वल तो सर गिन लिए जाएंगे कि सवर्ण तबका कितना है, पिछला तबका कितना है, दलितों की तो पहले ही गिनती होती है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्टेटस है उनका, कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में मसलन कितने असेट्स हैं, कितनी जायदाद है, कितनी तालीमी लियाकत है, कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये चीज़ें पता चल जाएंगी। आने का कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के लिए नए सदर के नाम का ऐलान हो गया है। नए रियासती सदर अब्दुल जब्बार होंगे वाई सईद अहमद की जबकि जगह अब्दुल जब्बार नए सदर होंगे। अब्दुल जब्बार कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी हैं। अब्दुल जब्बार का ताल्लुक कर्नाटक के दावनगिरे शहर से है। कर्नाटक कांग्रेस अक़लियती शोबे के सदर के ओहदे के लिए कई उम्मीदवार मैदान में थे। आखिरकार एआईसीसी ने अब्दुल जब्बार के नाम को मंजूरी दी है। पिछले कई दिनों से मुल्क भर में कोरोना के मामलों में कदरे कमी वाक़ हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 22,842 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 25,930 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं और 244 अफराद की मौत हो चुकी है। मजमूई तौर पर 2,70,000 के करीब एक्टिव मामले हैं, जो कि 199 दिनों में सबसे कम है। अब तक इस वबा से 4,48,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। हालांकि रियासती हुकूमतें और मरकजी हुकूमत कोरोना को मात देने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन रियासत तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। उत्तर प्रदेश के वजीर सतीश महाना के दफ्तर को घेरना समाजवादी पार्टी के कारकुनान को महंगा पड़ा। सपा के लीडर और दीगर बड़े ओहदेदारान समेत 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ सतीश महाना से उनके काम काज का हिसाब मांगने गए कारकुनान और बीजेपी के कारकुनान में जमकर नोकझोंक हुई थी।
असम में अवाम पर हुए पुलिस मजालिम के खिलाफ बेंगलुरु में एसआईओ ने एहतजाज किया। शहर के मोरिया सर्कल में कैंडल लाइट प्रोटेस्ट के जरिए असम की हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया गया। एसआईओ के नुमाइंदों ने कहा कि असम में कानूनी तौर पर आबाद इलाकों को उजाड़ने की नापाक कोशिश की गई है। हुकूमत के इशारे पर पुलिस अवाम पर जुल्म ढा रही है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि असम में इंसानी हुकूक की खुले तौर पर खिलाफ वर्जी हो रही है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। दौरे हाजिर में वालिदैन अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने की फिक्र करते हैं। इस्लाम भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने की दावत देता है। जदीद तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी और अखलाकियात की भी तालीम की ज़रूरत है। अखलाकियात से दूरी की वजह से आज बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिल्लत का मुस्तकबिल तारीक बनता जा रहा है। बच्चों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हैदराबाद के इलाके कारवान में आज बाद नमाज मगरिब नाफरमान औलाद का दुनिया और आखिरत में इबरतनाक अंजाम के उन्वान से एक जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है, जिससे उलमा दीन ईमान की रोशनी में खिताब करेंगे। इस जलसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा भी शिरकत करने वाले हैं। जलसे आम बउनवान नाफरमान औलाद का दुनिया और आखिरत में इबरतनाक अंजाम मुनक्किद किया जा रहा है। बाद नमाज मगरिब शुजा कॉलेज ग्राउंड रूबरू तालागड्डा बस स्टॉप कारवान महबूब कॉलोनी हैदराबाद। इस जलसे से फजीलत शेख मौलाना शफीक आलम खान जामई हफिज़हुल्लाह अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद, श्री अशोक जगताप राव जनरल सेक्रेटरी राम मंदिर अमलापुर के अलावा इस जलसे से दीगर मुकर्ररीन खिताब फरमाएंगे। करनूल के सी कैंप सर्कल में वाक़े टीजीवी ऑडिटोरियम में गांधी जयंती के मौके पर बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मज़ाहिब के पैरोकार ने शिरकत की। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया। तमाम हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। चंद गैर समाजी अनासर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह तक तंग जहन लोगों से समाज को महफूज रखने की ज़रूरत है। గాంధీజీ దేశంలో మతాల మధ్య సమైక్యత చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు పోరాడి దేశానికి స్వతంత్రం రావడం జరిగింది మత సామరస్యం ద్వారా. అదేవిధంగా ఈరోజు మన భారతదేశం కూడా మతభేదాలు మాని సమైక్యంగా కలిసి మన దేశాన్ని అగ్రగామిగా తీసుకుని వెళ్ళాలి ప్రపంచంలోని ఉద్దేశంతో ఈ సర్వమత సమ్మేళనాలు ఏర్పరుస్తున్నాం. కనుక గాంధీజీకి నిజమైనటువంటి నివాళి మత సామరస్యమే. గాంధీజీ గురించి ప్రపంచంలో గొప్పగా పొగుడుతుంటే మన దేశంలో విమర్శిస్తున్నారు. ఇది సమంజసమైంది కాదు. देश गांधी जी का है और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे। सब मिलकर खांदे से खांदा मिलाकर जो है चलते रहें। जैसे गांधी जी का कौल है, गांधी जी की बात है कि खांदे से खांदा मिलाकर मैं चलता हूं, आप लोग भी जो है चलते रहें। ఈ రోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కుల మతాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా మనమందరం మన మతం, మన తత్వం, మానవత్వంగా ఒక నినాదంతో విజయశంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం చక్కటి ఫలితాలు రాబోయే దినాలు ఇవ్వగలవని, విజయశంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమం రేపు రాబోయే దినాల్లో ప్రతి మండలాలైతేమి జిల్లాలలో ఇలాంటి మత సామరస్య కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి సర్వమత సమ్మేళనంకి పునాదిగా ఈ కర్నూలు ప్రాంతం నిలవాలని, విజయశంకర్ గారి ఆశయాలు నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను. जन्मदिन बोले तो सिर्फ एक गांधी का नहीं, गांधी का सिद्धांत का जन्मदिन होना है। ये भारत स्वातंत्र में लाने के लिए, स्वातंत्र बोले तो एक व्यक्ति के लिए आज़ादी नहीं है, हमारा संस्कृति का आज़ादी है। हमारा भावना जो है इसको आज़ाद से हम विस्तार करना चाहिए। हमारा संस्कृति क्या है इसको प्रचार मिलना चाहिए। हमारा संस्कृति सारे दुनिया में खड़ना चाहिए। स्वच्छ मन रहना है, वही हमारा जाति है। मन अच्छा रहता है, इसका काम अच्छा रहता है। जिसका काम अच्छा रहता है हमारा देश का उन्नति भी ज़्यादा होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक प्रोग्राम रखा गया है। इस मौके पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब इंसानियत के नाते ज़िंदगी गुजारने के लिए एक पैगाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो है
गांधी जी की पैदाइश के मौके पर जो है उनके अक़वाल को, उनके ख़ौल को बताया जा रहा है। जैसा कि हिंदुस्तान में भाईचारे का दौर चला है, इसी तरह हम भी उनको देखकर, उनकी नसीहतों पर चलकर हमें भी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश है। सब मिलकर ज़िंदगी ऐसे ही गुजारें जैसा कि इंसानियत में कोई भेदभाव नहीं। नालंदा ज़िले में इन दिनों सैलाब से काफ़ी तबाही हो रही है। नदियों की सतह आब में इजाफा होने के बाद सड़कें झील में तब्दील हो रही हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अभी हम पहुंचे हैं बिंद के बेनीपुर में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से पहुंचकर दिखा रहे हैं कि यह है कन्या प्राथमिक विद्यालय बिंद। और ये कन्या प्राथमिक बिंद के पास देख सकते हैं किस तरह से जो बाढ़ का जो कहर है, ये जिराइन नदी का कहर यहाँ पर बरपा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो अपने अनुसार अपने मेहनत से यहाँ पर पानी निकास करने में जुटे हुए हैं। और एक तरह से कहा जाए तो लगातार जो पानी जो जाम हो रही है, घरों में घुस रही है, उसे निकालने में यहाँ जुटे हुए हैं। एक तरह से यहाँ पर भी और बता दें कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो भी गिर चुकी है। एक तरह से कहा जाए तो पानी के कारण बिजली से लेकर अन्य सभी सामानें ध्वस्त होती जा रही है। लगातार एक तरह से नालंदा में लगातार पानी का कहर जारी है। ये देख सकते हैं किस तरह से पानी का रफ्तार है। ये गली है और गली में पानी का रफ्तार इस तरह से है कि लग रहा है कि जिस तरह से ये नदी है और नदी की तरह ही गली में बहाव हो रही है। उससे समझ सकते हैं क्या स्थिति हो गई होगी यहाँ पर। यहाँ जानते हैं कुछ लोकल ग्रामीण से कि क्या स्थिति है और क्या दिक्कत हो रही है। ये बताइए अब कौन सा जगह है, क्या यहाँ परेशानी हो रही है? यहाँ बिंद है और भारी यहाँ पर बाढ़ आ चुका है। रात में बाढ़ आया था, दिन भर में माने कि गांव 10 हुआ है। और तो ये अभी बिजली ट्रांसफार्मर भी यहाँ देखना गिर गए? हाँ, बिजली ट्रांसफार्मर गिर गया, 1-2 पोल गिर गया है। हम लोग तो डूब रहे हैं यहाँ, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम लोग तो कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया जाता है। इंटरनेशनल पीस अवार्ड ऐसे गैर मुस्लिम अफराद को दिया जाता है जो इस्लाम और दीन के ताल्लुक से गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हैं। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के सदर एम ए मुजीब ने बताया कि इस साल इंटरनेशनल पीस अवार्ड अनिल कुमार चौहान को दिया जाएगा। अनिल कुमार चौहान अरबी तहरीर के माहिर हैं। अनिल कुमार चौहान मसाजिद में अरबी आयतों को तहरीर करने का काम करते हैं। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अनिल कुमार चौहान की जानिब से तहरीर करदा अरबी तगरों की नामपली में वाक़ मदीना एजुकेशन सेंटर में नुमाइश भी मुनक़्क़िद होगी। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रहमत आलम इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड ऐसे गैर मुस्लिम फ़र्द को दिया जाता है जो इस्लाम और इस्लाम के ताल्लुक़ से नुमाया कारकर्दगी अंजाम देता रहा है। इस साल रहमत आलम इंटरनेशनल पीस अवार्ड अनिल कुमार चौहान साहब को दिया जाता है। और ये अवार्ड अनिल कुमार चौहान साहब को मिलादुन्नबी ईद मिलाद के मौके पर इंशाअल्लाह ताला अगर 19 अक्टूबर को अगर ईद मिलाद होगी तो 19 अक्टूबर को मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली पर सुबह 11 बजे यह अवार्ड दिया जाएगा। और उससे पहले सुबह 10 बजे एक कैलीग्राफी ख़त्ताती का एक एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह उसी मदीना एजुकेशन सेंटर में सुबह 10 बजे एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह होगा और वो दिन भर रहेगा। फिर दूसरे दिन भी वो 2 दिन का एग्ज़िबिशन रहेगा। रहमत आलम कमेटी की जानिब से जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, मैं काफ़ी मसरत का इजहार कर रहा हूँ और आवाम से गुजारिश है कि काफ़ी तादाद में आकर खत्ताती की नुमाइश का भी मुशाहिदा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं काफ़ी बरसों से मस्जिदों में कुरान की आयतें वगैरह लिखता आ रहा हूँ। मैं एक खत्तात हूँ कि हर इंसान जो सो हैदराबाद में बहुत खुलूस मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम का काफ़ी इत्तेहाद है, गंगा जमनी तहज़ीब है। तो मैं ये गंगा जमनी तहज़ीब की रवादारी में काम कर रहा हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे यह अवार्ड देने के लिए इंतखाब किया गया। हैदराबाद की तालिबा आर स्वारिका माइक्रो आर्ट्स में न सिर्फ शहर बल्कि कौमी सतह पर भी कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। स्वारिका LLB की तालिबा है। इन्होंने 4042 चावल के दानों पर भगवत गीता को तहरीर किया है, जिसके लिए उन्हें 150 घंटे लगे हैं।
आर स्वारिका को साल 2017 में इंटरनेशनल ऑर्डर बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। 2019 में दिल्ली कल्चरल एकेडमी की जानिब से कौमी अवार्ड दिया गया है। आर स्वारिका ने अब तक 2000 से ज़्यादा माइक्रो आर्ट्स किए हैं और आर स्वारिका जज बनना चाहती हैं।